हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे 10th क्लास का लेसन नंबर 4 कृषि। तो कृषि के तहत हमने आपको ये है आपका गहन जीविका कृषि करवा दिया था और उससे पहले हमने आपको कर्तन दहन वाली जो व्यवस्था थी वो भी आपको करवा दी थी। तो आज हम कृषि का तीसरा प्रकार देखेंगे। ये आपको कृषि के प्रकारों के तहत आपको हर एक प्रकार की कृषि की ढंग से समझ लेना है, ताकि अगर परीक्षा में आपको इनमें से कोई प्रश्न मिले तो उसको आप आसानी से कर पाओ। तो इसके तहत देखिए, आज हम देख रहे हैं गहन जीविका निर्वाह कृषि। गहन जीविका निर्वाह कृषि में देखिए, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। गहन जीविका निर्वाह कृषि में क्या होता है, ये उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पे ज़्यादा उत्पादन करना हो, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो। लेकिन आज हम करेंगे वाणिज्य कृषि। तो देखिए, इस प्रकार की कृषि में मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे कि अधिक पैदावार वाले बीज यानी कि उच्च क्वालिटी के बीज, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना होता है। क्योंकि सीधा स्पष्ट उद्देश्य है, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार करने के लिए कृषि करना। तो उसके लिए तो हमें अच्छे क्वालिटी के बीज डालेंगे, ज़्यादा मात्रा में रसायन डालेंगे, कीटनाशकों का छिड़काव करते रहेंगे ताकि अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। कृषि के वाणिज्यकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है, यानी कि कृषि की वाणिज्य जो होती है वो अलग अलग स्तर पर होता है व्यापार। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, यानी कि चावल की कृषि की जाती है, परंतु उड़ीसा में ये जीविका फसल है, क्योंकि उड़ीसा में एक तो इसकी पैदावार कम होती है, दूसरी वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, तो सिर्फ वहाँ जीविका के लिए ही चावल पैदा किए जाते हैं। क्या आप उन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्य फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती हैं? तो देखिए, रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य कृषि होती है, यानी कि रोपण कृषि में जो चीज़ें पैदा की जाती है ना, वो सारी की सारी व्यापार के लिए होती है। जैसे कि चाय, कौवा, कॉफ़ी वगैरह जो होते हैं वो सारे के सारे ही आपके रोपण कृषि के तहत पैदा होते हैं। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, यानी कि काफ़ी बड़े से क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है, बागान वगैरह लगाए जाते हैं। तो रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ का मतलब है, रोपण कृषि क्या है, उद्योगों और कृषि के बीच में एक संबंध जोड़ता है, जिसके तहत क्या है, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से होती है। तो यहाँ पर आप रोपण कृषि के बारे में समझ रहे हो। इसमें अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा मात्रा में श्रमिक लगाए जाते हैं, सारे का सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं रोपण से, उनको कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी यहाँ की रोपण फसलें हैं। देखो, रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए ही होता है, इसीलिए इनके विकास में परिवहन और संचार के साधनों से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत के दक्षिणी भाग में केले की रोपण कृषि, यहाँ पर आपको केले की रोपण कृषि दिखाई गई है, जिसके तहत केले के बागान लगाए गए हैं। उसके बाद है उत्तरी पूर्व में बांस की कृषि, तो यहाँ पर आपको बांस की कृषि दिखाई गई है, जिसमें ज़्यादा मात्रा में बांस बोया जाता है। उसके बाद है शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप का मतलब है भारत की देश के अंदर कौन से मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है, वो वाली चीज़ें। तो इसके तहत देखिए, आपने भारत की भौतिक विविधता और संस्कृति की बहुलकता के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों शस्य प्रारूप में प्रतिबंधित होती हैं, इसीलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार की खाद्यान्न व रेशे वाली फसलें होती हैं।
यानी कि देश के अंदर जो फसलें बोई जाती हैं ना, उनमें से कुछ तो खाद्यान्न होता है, खाने वाली काम में आती हैं, और कुछ रेशे वाली होती हैं जिनसे जूट वगैरह, रस्सियाँ वगैरह, बोरे वगैरह बनाई जाती हैं। सब्जियाँ, फल, मसाले इत्यादि भी शामिल होते हैं। तो भारत में 3 शैशिव ऋतुएँ होती हैं। 3 शैशिव ऋतु का मतलब है 3 प्रकार के मौसम होते हैं फसल बोने के लिए, या 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। रबी की फसल, खरीफ की और जायद फसलें। तो रबी का मतलब होता है ये आपके सर्दी के मौसम में होती हैं, और खरीफ का मतलब होता है ये आपके गर्मी के मौसम में होती हैं। तो आगे हम इनको ढंग से एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि रबी वाली फसलें कौन सी होती हैं और कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं। तो देखिए, रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, यानी कि लगभग आपका सर्दी के मौसम में 10 में से 12वें महीने में इनको बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल और जून में, यानी कि लगभग आपका चौथे से छठे महीने के तक इसको काट लिया जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों कुछ रबी की फसलें होती हैं, यानी कि ये सारी की सारी फसलें जो शीत ऋतु में होती हैं वो रबी की फसलें होती हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश गेहूँ और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिम विक्षोभ के होने वाली वर्षा इनको अधिक उत्पादन में सहायता करती है, यानी कि सर्दियों में जो वर्षा होती है ना, वो रबी की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता से रबी फसलों में वृद्धि में महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि हरित क्रांति आ जाने से यहाँ पर रबी की फसलों में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होने लगा है। उसके बाद है खरीफ फसलें। देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ ही बोई जाती हैं। अब बात कर रहे हैं हम दूसरे प्रकार की फसल की, जो कि आपकी खरीफ की फसल होती है। तो इसमें क्या बताया, मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। ये आपकी सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती है, यानी कि जैसे ही आपका ठंड का मौसम आने वाला होता है उससे पहले इसको काट लिया जाता है, और जैसे ही आपकी गर्मी शुरू होती है उस टाइम पे इसको बोया जाता है। तो इस ऋतु में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि। तो ये वाली आपकी सारी फसलें हैं जिनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि खरीफ की कौन कौन सी फसलें होती हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में भी बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें बोई जाती हैं, जिसके नाम हैं ओस, अमन और बोरो जैसी फसलें बोई जाती हैं। उसके बाद है आपका रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, यानी कि जो आपकी रबी वाली फसल होती है और उसके साथ में जो आपकी खरीफ वाली फसल होती है ऋतुओं के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। फसल को जायद कहा जाता है, यानी कि जो आपके रबी और खरीफ के बीच वाली जो फसल होती है वो आपकी जायद फसल होती है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां आदि और चारे की फसलों की खेती की जाती है। तो ये आपकी जायद ऋतु में बोने जाने वाली होती हैं, जिनको बेल वगैरह होती है ना, तरबूज, खरबूजे और सब्जियां वगैरह, वो सारी की सारी आपकी जायद ऋतु की फसलें होती हैं। गन्ने की फसल के तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है। तो इस प्रकार से आज आपने देखा, एक तो आपने देख लिया शस्य ऋतुएं देख ली, कौन कौन सी ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, और साथ में आपने आज वाणिज्य कृषि देखा था। बाकी कृषि हम आपको कल करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।